सुप्रीम कोर्ट ने देश में बिटकॉइन ट्रेडिंग की तुलना हवाला कारोबार से की है। साथ में सरकार की तरफ से क्रिप्टो करेंसी को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं होने के लिए सरकार की खिंचाई भी की है। गैर कानूनी बिटकॉइन ट्रेडिंग से जुड़े एक मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। कोर्ट ने पाया कि 2 साल पहले भी उसके सामने इसी तरीके का मामला आया था, लेकिन तब से लेकर अब तक सरकार क्रिप्टो के मामले पर एक तरह से हाथ पर हाथ रखे बैठी है। सर, एक निवेशक के तौर पर सोचिए, मान लीजिए मैं अगर क्रिप्टो का निवेशक हूं, मैं क्या करूं? आरबीआई कहता है ट्यूलिप का पौधा है, यानी कि एक तरीके से हवा है, कब उड़ जाए पता नहीं। सरकार मुझसे कहती है कि जो प्रॉफिट हो उस पर आप 30% टैक्स दे दीजिए, इसका मतलब कि वो गैर कानूनी नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं नहीं, हवाला है, ये तो गैर कानूनी है। निवेशक क्या करे? बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण खबर है आप सबके लिए और क्रिप्टो के लिए। और इसमें इतने पेच है सुप्रीम कोर्ट के मामले में कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में क्रिप्टो को अवैध ठहराने वाले वकील पहले सरकार के सलाहकार हुआ करते थे, जो वहाँ खड़े थे, और अदालतों में परिस्थिति आती है। देखिए, क्रिप्टो के मामले में 3 अलग अलग पक्ष आपके सामने आ गए। एक सरकार जो 3 साल हो गए हैं कानूनी तौर पर क्रिप्टो की आधिकारिक स्थिति तय नहीं कर पा रही। आपको याद होगा 2 बार क्रिप्टो का बिल लाया जा चुका है, संसद की दहलीज तक पहुंचता है और उसके बाद पता नहीं किस वजह से उसे वापस ले लिया जाता। अब तो उस बिल की चर्चा भी नहीं होती। जैसा शुभम ने कहा, आरबीआई शुरुआत से पहले दिन से क्रिप्टो के विरोध में है, उसे मान रहा है कि क्रिप्टो पोंजी है। उसने स्पष्ट रूप से कहा, और आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि क्रिप्टो एक किस्म की पोंजी स्कीम है। दूसरी तरफ सरकार ने इसे भारत में ट्रेडिंग की मंजूरी दे दी है, एक्सचेंजेस को लाइसेंस दिए जा रहे हैं और उन्हें वो प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए कहा जा रहा है। पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बेहद चिंताजनक और बेहद गंभीर है। इसके बाद मुझे या किसी को भी तय करना मुश्किल होगा कि क्रिप्टो लीगल वैध है कि नहीं है। भारत की सबसे बड़ी अदालत क्रिप्टो को हवाला बता रही, हवाला अपराध है, और इसके तहत तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा जैसे कानून लागू होते हैं हवाला पे। तो क्या क्रिप्टो के कानून में या क्रिप्टो की व्यवस्था में यही सब कुछ हो रहा है? और अगर ये हो रहा है तो सरकार इस पर टैक्स क्यों ले रही है, इसे चला क्यों रही? ये भारतीय वित्तीय कानूनों की सबसे बड़ी गुत्थी और सबसे बड़ा अंतर्विरोध है। और हम पिछले 3 साल से इतनी बड़ी संसद, इतनी बड़ी सरकार लेकर इस एक एसेट क्लास की जो वैधानिक स्थिति है, वैध स्थिति है, उसे स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। देश के हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने पैसा गंवाया है, लगाया है, डुबाया है। अब इसके बाद फिर ये नई बहस शुरू हो गई है कि क्रिप्टो वैध होगा कि नहीं होगा। हालांकि सरकार ने इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं की है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर, लेकिन उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में सरकार की तरफ से कुछ कहा ज़रूर जाएगा, कहा ज़रूर जाना चाहिए इस पर, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे निवेशकों का पैसा लगा हुआ। हमें पता तो चले कि हम जो खरीद रहे हैं वो जराइम तो नहीं है। चलिए, एक ऐसी ही गुत्थी और है। देश में कई मामले ऐसे हैं। बिटकॉइन के बाद दूसरा मामला है ऑनलाइन गेमिंग का। ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स से जुड़े मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह ऑनलाइन गेमिंग को जुआ मानती है। अब इस पर 28% की दर से जीएसटी लागू करती है। सरकार ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग में टैक्सेशन की गणना इस बात से प्रभावित नहीं होती ये स्किल आधारित गेम है या लक आधारित गेम है। सर, यहां भी लगभग वैसी ही स्थिति है। देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़े मामले हम लगातार पकड़ रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तमाम ऐसी कंपनियों का ऐड कर रहे हैं कि आप तत्काल टीम बनाइए और ये जीतिए और करोड़ों रुपए जीत लीजिए। लगातार उनसे जुड़े और नए ऐप आ रहे हैं। दूसरी तरफ इन पर पाबंदी की भी बात हो रही है कि नहीं नहीं, ये भैया जुआ खिलवा रहे हो आप। सरकार खुद कह रही है कि ये जुआ है। सरकार कुछ कर क्यों पा रही? यहां भी वही स्थिति है बिटकॉइन जैसी। ये स्पष्ट रूप से कुछ निहित निवेशकों का या कहीं ना कहीं सरकार और कंपनियों के बीच में एक अनोखी सहमति का मामला है, जिसमें लोगों के लिए सरकार का चेहरा दूसरा है, टैक्सेशन की दृष्टि से सरकार का चेहरा दूसरा है, और कंपनियों के लिए सरकार का चेहरा दूसरा। और ये समझना ज़रूरी है और ये खुलासा होना ज़रूरी है। पहली चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण बात तो समझना ये ज़रूरी है कि सरकार के तमाम पाबंदियों के बाद भी आईपीएल के दौरान ये सारे गेम्स चलते रहे। 2-3 बार अभी भी आईपीएल के दौरान इनके विज्ञापन चल रहे हैं। तो यानी सरकार का एक हाथ इसे गलत मानता है कि इनका विज्ञापन नहीं होना चाहिए, और दूसरा हाथ इनके विज्ञापन की मंजूरी देता है। अब यहाँ कानूनी स्तर पर समझिए, सरकार डीजीसीआई जो कि सरकार का जीएसटी का डिपार्टमेंट है, उसने बेहद आसानी से कह दिया कि हम तो उसको जुआ मानते हैं और जुए वाली व्यवस्था में रखकर टैक्स लगाते हैं। तो जुआ जिसको गैम्बलिंग माना जाता है, चाहे वो कैसीनोज हो या वो रेस हो, ये जिस परिस्थिति में खेले जाते हैं
उससे इन्वॉल्व होने वाले लोग बेहद छोटे हैं, क्योंकि बड़े कसिनोज में खेलने के लिए आपको एक खास किस्म की एक्सेस ज़रूरत, सुविधा की ज़रूरत है। ये तो ऐसा ऑनलाइन गैम्बलिंग है जो हर आदमी कर रहा है अपने मोबाइल पर किए हुए। तो इसे सामान्य गैम्बलिंग के जो पुराने नियम हैं, जिन्हें टैक्सेशन की व्यवस्था के तहत नॉन मेरिट सर्विसेज कहा जाता है, उससे बिल्कुल अलग रखना होगा। सरकार खुद ये तय नहीं कर पा रही, वो इसे गैम्बलिंग भी मानती है और ये भी मानती है कि देश में हजारों लाखों करोड़ों लोग गैम्बलिंग रोज कर रहे हैं, टीमें बना रहे हैं, जुआ लगा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात जो आज इस सुनवाई से निकल कर आई कि जब भी इस पर सवाल उठाए गए थे ऑनलाइन गेमिंग पर, जिसे अब ऑनलाइन गैम्बलिंग कहना चाहिए, तो सरकार की तरफ से तर्क दिया गया था कि चांस आधारित और स्किल आधारित में हम अलग अलग फ़र्क करते हैं। चांस का मतलब है आपने विशुद्ध रूप से जुआ खेला, आपने दांव लगाया, और स्किल आधारित है कि आपने कुछ स्किल सीखा, कुछ कोशिश की, किसी तरीके से गेम जीतने की कोशिश की, तो वो स्किल आधारित है। जीएसटी इसको भी अलग अलग नहीं करता, वो दोनों पर एक ही तरह लगाता है। और आपको भी ये पता है कि ऑनलाइन गेमिंग्स में मैक्सिमम चांस आधारित गेम्स हैं, स्किल आधारित गेम्स तो केवल दिखाने के लिए सामने लगाए गए। और तीसरी और सबसे अंतिम बात यह है कि सरकार इन कंपनियों पर एक तरफ छापे डालती है, इनके खिलाफ ईडी और पीएमएलए की इंक्वायरी कराती है, बार बार ये कहती है कि इन कंपनियों को चलाने वाली कंपनियां देश से बाहर ऑफशोर टैक्स हेवन्स में बैठी हुई हैं, और दूसरी तरफ इन्हें टैक्स लगाकर लीगलाइज किया जाता है। ये भी बड़ी असंगति है, बड़ा विरोधाभास है, और इस विरोधाभास के पीछे शायद सरकार की खुद की अपनी नीतियां भी हैं और दबाव भी हो सकते हैं कंपनियों के, जिनके कारण, क्योंकि सरकार को इससे रेवेन्यू मिल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो जानकारी दी गई और जो बाहर से जानकारी मिल रही है, उस हिसाब से ऑनलाइन गैम्बलिंग भारत में बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में बनने जा रही है, क्योंकि हर आदमी के हाथ में एक मोबाइल है और उसके पास और वो लत पहुंच चुकी है जिससे वो अपने पैसे गंवा रहा है। देखिए, आप कहिए या मत कहिए, लेकिन इस पूरी कड़ी में, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे वो ऑनलाइन गेमिंग हो, एक चीज़ कॉमन है कि सरकार को टैक्स मिल रहा है। सुइयां शक की जाती हैं कि भाई क्या टैक्स के लिए सब कुछ जायज़ है? ये आप भी सोचिए, विचार कीजिए।